नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। कर खबरों की शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर उत्तराखंड बीजेपी में भी उत्साह का माहौल है। समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होने के लिए पहुंचे। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इसे भारतीय जनता और भारतीय राजनीतिक का ऐतिहासिक क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता के विश्वास की ये बड़ी जीत है। आज भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक दिन है और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बन रही है और इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भी उसके साक्षी बन रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर के निश्चित रूप से जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने से अब पश्चिम बंगाल का भी विकास होगा और जिस तरह से वहाँ घुसपैठ कुछ लोग राजनीतिक दलों के द्वारा कराई जाती थी, उस पर नियंत्रण होगा। वक्फ बोर्ड के अंतर्गत उम्मीद पोर्टल पर अब तक वक्फ संपत्तियां दर्ज नहीं कराने वालों पर धामी सरकार की सख्त कार्रवाई की तैयारी नजर आ रही है। शम्स ने कहा है कि वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद सभी वक्फ संपत्तियों को नए सिरे से पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। हालांकि प्रदेश के कुल 2105 वक्फ संपत्तियों में से अभी तक 1500 संपत्तियों भी पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाई हैं। उनका कहना है कि यह स्थिति कुछ लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करने की मंशा को दर्शाती है। उन्होंने मांग की है कि जिन लोगों ने अब तक वक्फ संपत्ति दर्ज नहीं कराई है उनकी जांच की जाएगी और अवैध कब्जे या गड़बड़ी पाए जाने पर उन्हें वक्फ माफिया की श्रेणी में रखा जाएगा। शम्स ने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी इस मामले को लेकर गंभीर है और अवैध कब्जेदारियों के खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उम्मीद में हम सब जानते हैं कि लगभग 2.5 से 3 साल इस एक्ट को लाने में लगे और इस एक्ट के आने के बाद अभी भी उसके अंदर क्योंकि नए सिरे से उम्मीद पोर्टल पर सारी संपत्तियों को दर्ज किया जा रहा है और लगातार वक्फ बोर्डों की कोशिश है कि सबसे पहले जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम के तहत सारी संपत्तियां वक्फ पोर्टल पर दर्ज हो जाएं। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगभग 2105 वक्फों में से अभी तक 1500 वक्फ भी दर्ज नहीं हो पाए, तो बाकी वक्फ दर्ज नहीं हो रहे, यानी कि 2000 से अधिक संपत्तियां जिसमें एक एक संपत्ति करोड़ों करोड़ रुपए की है, वो संपत्तियों को दर्ज नहीं किया जा रहा है। वक्फ माफिया जानबूझकर उस संपत्तियों को ग्रैब करना चाहता है, उस संपत्तियों को हथियाना चाहता है और उन संपत्तियों को दर्ज नहीं कर रहा है। तो हमने अपने वक्फ बोर्ड में उनको ये सर्वसहमति से पारित करते हुए शासन को भेजा है कि वक्फ बोर्ड को मेकर की जिम्मेदारी दी जाए कि जो उसको दर्ज करने की वक्फ को अधिकार मिले। तो अगर वक्फ बोर्ड को अधिकार मिल जाएगा तो हम अपने अधिकारियों के माध्यम से उनको दर्ज कराने का प्रयास कर लेंगे। लेकिन क्योंकि वो दर्ज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है और ऐसे लोग जो जानबूझ के दर्ज नहीं कर रहे हैं, हमने कहा है कि हम उनको वक्फ माफिया की श्रेणी में रखेंगे। वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज किए जाने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट ने कहा है कि सरकार ने वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने का फैसला तो लिया, लेकिन 1.5 साल बीतने के बाद भी पोर्टल उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पा रहा है और रिकॉर्ड सही तरीके से दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ संपत्तियों में किसी प्रकार की गड़बड़ी या गोलमाल की आशंका है तो सरकार को पहले से ही सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। मिश्र ने आरोप लगाया है कि चुनावी साल में ही सरकार को ऐसे मुद्दे याद आते हैं, जबकि पिछले कई सालों से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। वक्फ बोर्ड के अंतर्गत उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को दर्ज किए जाने का सरकार ने फरमान जारी किया था, लेकिन कहा जा रहा है कि 1.5 साल बीतने के बाद भी उम्मीद के मुताबिक उम्मीद पोर्टल काम नहीं कर पा रहा है। उस पर वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड उस हिसाब से दर्ज नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, इससे गुरेज क्यों किया जा रहा है? अगर वक्फ संपत्तियों के साथ कोई खेल हो रहा है, कोई गोलमाल हो रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार को उस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। लेकिन सरकार को चुनावी साल में ही ये सारी चीज़ें याद क्यों आती हैं? पिछले 9 सालों से प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार है और वक्फ संपत्तियों का अगर कोई सुधार करना है, कोई सरकारी रिकॉर्ड मेंटेन करना है,
तो वो पहले से होना चाहिए था। सरकार कुंभकर्णी निंद्रा से अब क्यों जाग रही है? और कोई अगर किसी भी तरह की सरकारी संपत्ति के साथ खेल करता है, उसको कब्जाने का प्रयास करता है, उसको खुर्द-बुर्द करने का प्रयास करता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ पहले से ही कड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। लेकिन चुनावी साल है, सरकार इस प्रकार के मुद्दों पर केवल बयानबाजी करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझती है। वक्त संपत्तियों को अभी तक जो है जिस तरीके से संरक्षित किया जाना चाहिए था, उनका डेवलप होना चाहिए था, उस पर सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि वक्त की संपत्तियां भी सरकार की संपत्तियां हैं, और जो सरकार की संपत्तियां हैं निश्चित तौर पर सरकार को उनका संरक्षण करना चाहिए, उनको जो है जन उपयोग के लिए उपयोगी बनाना चाहिए, उनके लिए फंड भी जारी किया जाना चाहिए। बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष रुचि भट्ट ने ऑन बिल टीवी से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला विरोधी हो चुकी है। महिलाओं के हित कांग्रेस नहीं चाहती है, जबकि प्रदेश की महिलाएं बीजेपी सरकार में सशक्त बन रही हैं। एक बार नंबर बोल दीजिए आपका ना। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, जिस तरह से बीजेपी का आप लोग कह रहे हैं कि नाम खराब करने का काम कांग्रेस कर रही है, क्योंकि एक के बाद एक कई मामले ऐसे आए जिसमें एक देखा गया कि प्रदेश में महिलाओं की स्थिति खराब है या फिर उनके साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, क्योंकि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, मुद्दा उनके पास कुछ नहीं है चुनाव में जाने के लिए, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो कोई भी ऐसे जैसे मैं तो इसे घिनौने कृत्य ही कहूँगी कि एक बच्ची को टूल किट की तरह वो यूज़ करके और अपने राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए, संवेदनशील मुद्दा है, किसी बच्ची से रिलेटेड मुद्दा है, उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। राजनीति करनी है तो स्वस्थ तरीके से करें और इस तरीके से ना करें कि किसी को हानि पहुँचे। और जहाँ तक क्राइम की बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में है, क्राइम रेट गिरा है, क्राइम रेट बढ़ा नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बहुत बहनों को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। कोई भी मुद्दा अगर ऐसा आता है, सबसे पहले प्रॉम्प्ट तरीके से उनकी तरफ से त्वरित कार्रवाई होती है। मैडम, जिस तरह से महिला सशक्तिकरण को लेकर के आप लगातार फोकस कर रहे हैं और नारी शक्ति वंदन बिल आप लेकर के आए थे, हालांकि आप बार बार इसका विरोध भी जता रहे हैं कि कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया, सड़कों पर आप उतर रहे हैं, किस तरह से आप महिलाओं को बता रही हैं उनकी हक की बात है? देखिए, ये उनके हक की बात थी, क्योंकि फिर वही बात है कि पॉलिसी मेकिंग में हम चाहते थे महिलाओं की भागीदारी बढ़े, क्योंकि वो विधानसभाएं जाएं, सांसद बने हमारी, तो वो महिलाएं जो हैं पॉलिसी मेकिंग में कहीं ना कहीं अगर उनकी भागीदारी होती तो काफ़ी चीज़ों में मदद होती है। और जो हमारे साथ इन्होंने कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियों ने क्या इस बिल को आने नहीं दिया है और इसको लंबित ही करा दिया एक तरीके से, तो उसका आक्रोश हर महिला में, एक आम महिला में भी है। आपने पीछे हमारे कार्यक्रम देखे, सब बहनें निकल के आई हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि हम बूथ स्तर तक अब इन बातों को लेकर पहुंचे कि कांग्रेस के पास मुद्दा कुछ नहीं है, ऊपर से जो अच्छी चीज़ हो रही थी बहनों के लिए उसमें भी उन्होंने अड़ंगा लगाया है। तो आप देखिए उनकी किस तरह की राजनीति है, चाहे हम बेहड़ जी की बात को ले लें या अरविंद पांडे जी के नकली पत्र को ले लें, अब ये इतना बड़ा ऐसा मुद्दा इन्होंने चंपावत में लिया है। तो आप ये देखिए कि ये किस स्तर पे गिर गए और क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो प्रतिनिधि होने का मतलब ये नहीं है कि आप घृणित तरीके से पॉलिटिक्स को करें। मैडम, जिस तरह से आप लोग महिलाओं की बात करते हैं, पहाड़ों की महिलाओं के लिए किस तरह से आप लोग काम भी कर रहे हैं, महिला संगठन खासतौर पर, क्योंकि आप कहते हैं कि विशेष लगाव है प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड में और महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, लखपति दीदी बना रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं? देखिए, मैं खुद प्रवास करती रही हूँ, कुमाऊँ से लेकर गढ़वाल तक मैंने बहुत प्रवास किया है और मैं बहनों को मिली हूँ और बहुत खुशी है जानकर कि हमारी बहनें बहुत अच्छा कर रही हैं। लखपति तो वो बनी ही बनी है, मुझे तो लगता है वो लाखों में और संख्या बढ़ रही है, खाली लखपति बनने की बात नहीं है। बहुत अच्छा काम, अपने साथ एक बहन खड़ी होती है, वो कितनी बहनों को जोड़कर ये काम कर रही है, क्योंकि योजनाएं इतनी हैं। देखिए, हमारा टूरिज़्म हब है और अब हमारी यात्राएं भी शुरू हो गई हैं। हमारी बहनें इस समय सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं प्रसाद बनाने का काम, टोकरियाँ बनाने का काम जो प्रसाद में जाती है। होम स्टेज़ में आप देखिए, हमारी बहनों के होम स्टे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी बहनें इतनी आगे बढ़ी, खुद तो बढ़ रही हैं, अपनी बहनों को भी बढ़ा रही हैं। और ये सब तब है
जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विजन है कि अपनी बहनों को हम सशक्त करें, और उनका विशेष लगाव महिलाओं से है, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं 50% की आबादी है और हमारी वोटर्स भी बहनें बीजेपी को वोट करने वाली सबसे ज़्यादा है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो आज बहनों का ही ये बलिदान रहा है पीछे, जो उत्तराखंड हम लोगों को मिला है। तो ये सब जानकारी हमारे बड़े नेताओं के पास है, तो वो चाहते हैं कि हमारी बहनें सशक्त बने और आगे आएँ। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए रुचि भट्ट जी हमारे साथ थी, जो कि तमाम विषयों पर बातचीत कर रहे थे और महिलाओं के लिए किस तरह की योजनाएं होनी चाहिए उस पर भी बता रही थी। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। चंपावत में स्थित सिखों के पवित्र प्रसिद्ध रीठा साहिब गुरुद्वारे में आगामी 29, 30 और 31 मई को पारंपरिक जोड़ मेला 2026 आयोजित होगा, जिसमें देश विदेश से हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में गुरुद्वारा साहिब रीठा परिसर में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, यातायात समेत तमाम व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा भी की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देशित करते हुए कहा है कि जोड़ मेल में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित यात्रा का अनुभव उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कालाढूंगी नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क निर्माण और डामरीकरण कार्य कराया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में भारी अनियमितताओं के भी आरोप लगाए हैं। नगरवासियों का कहना है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदारों की कथित मिलीभगत से विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण में मिट्टी के ऊपर ही डामरीकरण कर दिया है, जिससे सड़क बनने के तुरंत बाद ही टूटने और उखड़ने लगी है। वार्ड नंबर 7 हुड़का चौड़ की रोड है, ये पहली बार बनी हुई है ये, और इसकी हालत ये है कि इसमें बिल्कुल ये इस तरीके से बनाई गई है, इसमें कुछ पड़ा ही नहीं है माल मसाला उल्टा, और इसमें दीवारें नहीं, इसमें दोनों तरफ से दीवारें भी नहीं लगी। आधी में तो ये दोनों तरफ दीवारें लगी हैं, आधी में उधर को दीवारें नहीं लगी है इसमें दोनों साइड। बस खाली बना के इनने दिखा दी है, बस हो गया। ये रोड को अभी बने हुए 15-20 दिन भी नहीं हो रहे हैं, इसमें घास जम गई है और ऊपर से एक रद्दा इन्होंने ईंट की, रोड गहरी है करके इन्होंने एक रद्दा ईंट का उखेड़ भी दिया है। इसमें घास भी जमी हुई है और उखड़ने भी लग गई है, जगह जगह से उखड़ने भी लग गई है। और हमने कितने बार जे साहब को फ़ोन कर दिया है, कितने बार शिकायत कर दी है, कोई देखने आता नहीं है। यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना ठेकेदार आता है ना जे आता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नैनीताल में वीकेंड पर बढ़ने वाली भीड़ और जाम को देखते हुए एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय रहा है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यातायात और थाना प्रभारी समेत पुलिस अधिकारियों के जवानों के साथ मुख्य चौराहे पर मोर्चा संभाला। पर्यटकों, स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जाम से निपटने की पूरी तैयारी भी की गई, ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि पार्टी की तैयारियां पूरी हैं। उत्तराखंड में तीसरी बार बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। वहीं जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक को लेकर भी बीजेपी विधायक ने अपनी चिंता व्यक्त की है। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, 2027 की तैयारियां किस तरह से चल रही है, किस तरह का चुनावी माहौल है, क्षेत्र में आप लोग डटे हुए हैं किस तरह से? मैं सबसे पहले तो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं और उत्तराखंड की तमाम जनमानस को प्रणाम करता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है 365 दिन काम करने वाली पार्टी है, और जिस तरीके से बंगाल में, पांडिचेरी में, असम में भारतीय जनता पार्टी को देश की मातृशक्ति ने जो जनादेश दिया, उसका जो है बेनिफिट उत्तराखंड को भी मिलेगा। और उत्तराखंड में तीसरी बार जो अपनी भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने जा रही है। डेफिनेटली लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जो जब माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री बन के मेरी विधानसभा में सुदूरवर्ती क्षेत्र जपोल में मैंने भ्रमण किया था, तो वहाँ पे उन्होंने जो उस भ्रमण दौरान अपनी घोषणाएं करी थी। तो सारी की सारी घोषणाएं धरातल पे उतर के उनके जियो हो गए। कुछ का तो काम भी कंप्लीट हो गया। उसमें एक मेजर जो काम था, सबसे बड़ी जो
मोरी नेटवर्क सांकरी जकोल थी, जो पहली बार एफडीआर टेक्नोलॉजी से उसको बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में पहली सड़क बन रही है, अभी तक उस तरीके इस टेक्नोलॉजी से कोई काम नहीं हुआ था। दूसरा, एक बन्नीगा डिग्री कॉलेज है अपना नौगांव में, वहाँ पे एक टेक्निकल कॉलेज की स्थापना हुई है, जहाँ पे बीसीए, बीबीए, मास कम्युनिकेशंस, आपके कॉमर्स, तमाम बीटीएस जैसे टूरिज्म सब्जेक्ट जो हमें मिले। और साथ साथ अपने जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो उपजिला अस्पताल हमें बरोला को मिला है और उसका काम गतिमान है, बहुत जल्दी वो कंप्लीट होकर उसका हमने जिसका भूमि पूजन किया उसका लोकार्पण भी करेंगे। तो इस तरीके से जमीन पे काम कर रहे हैं और पब्लिक को पब्लिक के हित में जितने बेटर ज़्यादा से ज़्यादा फैसले हो सकते हैं उनको कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले 27 में पूर्ण बहुमत है, पुरजोर बहुमत के साथ जो है सरकार बनाएगी। सर, लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती जो पहाड़ी क्षेत्रों में है वो जंगली जानवरों की है। काफी दिक्कतें लोगों के सामने हैं, उसको लेकर के सरकार किस तरह से काम कर रही है? देखिए, सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, लेकिन कुछ उत्तराखंड में कई चीज़ें हैं जो मेरी पर्सनल पीड़ा भी है कि फॉरेस्ट विभाग की जो है काले कानून या उनकी जो है नाकामियों की वजह से कुछ चीज़ें हमें उसका दंश झेलना पड़ रहा है। लेकिन अपने क्योंकि जो जंगली जानवर है, वो जंगली जानवरों से कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनके जो परिवार उजड़ चुके हैं। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से मैंने इस संबंध में पहले भी बात करी, अभी भी मैं कल ही मुलाकात करके तो चीज़ें हैं उनको कैसे शॉर्ट आउट किया जाए। उन्होंने वन सचिव वन और पीसीसीएफ को निर्देशित किया कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। जी, धन्यवाद सर। हमसे बातचीत करने के लिए दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ थे, जो कि बता रहे थे कि 2027 की किस तरह की तैयारियां हैं। साथ ही जंगली जानवरों पर भी उन्होंने अपनी पीड़ा भी व्यक्त की। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर। उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पहले भी सवाल उठा रही थी और आज भी सवाल उठा रही है। 6 मई को चंपावत से गैंगरेप की घटना सामने आई, जिसके बाद कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया और अब लगातार अभी तक भी वो जारी है। लेकिन इसी बीच पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर दिया और गैंगरेप की घटना को षड्यंत्र बता दिया। तो बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। उत्तराखंड के चंपावत में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने गैंगरेप की घटना को साजिश बताया है। सामूहिक दुष्कर्म षड्यंत्र मामले का मास्टरमाइंड पूर्व मंडल अध्यक्ष और उसकी महिला मित्र संग पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूर्व मंडल अध्यक्ष कमल रावत ने बदला लेने के लिए पीड़िता को उसके पिता का इलाज कराने का प्रलोभन दिया और 3 लोगों पर झूठा आरोप लगाया। उस पूरे प्रकरण को लेकर के इसका रूट चार्ट बनाया गया, जिसमें घटना की सत्यता को लेकर के सवाल व संदेह खड़े हुए। हमारे द्वारा सभी साक्ष्यों का पिरोते हुए एक रूट चार्ट तैयार किया गया। वह घटना और घटना में वर्णित तथ्यों का जब उसमें हमारा एनालिसिस किया गया तो ये जानकारी संज्ञान में आई कि घटना जिस प्रकार से वर्णित की गई वह वैसा होना नहीं पाया गया। पीड़िता से जब इस संबंध में पुनः बात की गई और उसके संबंध में उनसे जब विचारण किया गया तो पीड़िता द्वारा यह स्पष्ट किया गया, वह एक्सेप्ट भी किया गया कि जो घटना जिस प्रकार से वर्णित की गई वह घटना उस प्रकार से होना नहीं पाई गई है। यह कुछ लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र करके पूरा घटनाक्रम को रचा गया था। इसमें जो षड्यंत्र करता थे वह कमल रावत, उनकी एक महिला सदस्य, साथी व अन्य लोग, इन लोगों के द्वारा मिलकर के अब कमल रावत द्वारा पूर्व में एक प्रकरण को लेकर के वह अभियुक्त रहे हैं, जिसको लेकर के उसके मन में एक खेद था कि मैं जिन लोगों ने उस प्रकरण में उसकी पैरवी की थी उनके विरुद्ध वह बदला लेने की भावना से ग्रसित थे। इस जो हमारी नाबालिग पीड़िता है इसका प्रयोग करके, इसका यूज करके उनके द्वारा अपनी जो एक बदले की भावना है उसकी पूर्ति हेतु पूरा षड्यंत्र रचा गया। दुष्कर्म नहीं, षड्यंत्र था, इसका भांडाफोड़ हमारे द्वारा किया गया है। चंपावत में पुलिस ने मामले का खुलासा किया तो देहरादून बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कथित घटना को राजनीतिक रंग देकर कांग्रेस ने प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की है, जबकि जांच और साक्ष्यों में वैसी कोई घटना सामने नहीं आई। दीप्ति रावत ने कहा कि बीजेपी प्रदेश और देश की बेटियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, लेकिन किसी संवेदनशील मामले का राजनीतिकरण करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसे लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं कि एक घटना जो चंपावत में होती है और उसको एक पूरा उसका राजनीतिकरण किया जाता है और उसके बाद जब साक्ष्य सामने आते हैं तो हमें पता लगता है कि तथ्य क्या है और क्या क्या हुआ वहां पर, और ऐसा कुछ था ही नहीं जिसको राजनीति जिस पे करने की कोशिश की गई। हम सब ने देखा कि ये जिस प्रकार का कृत्य है, अगर हम बात करें हमारे प्रदेश की, हमारे देश की बच्चियों की, तो हम सब उनके लिए प्रतिबद्ध हैं कि किस तरह उनकी जो सुरक्षा है हमारे लिए सर्वोपरि है, सबसे पहले है। लेकिन अगर ऐसी कोई भी मुद्दा आता है तो उसको राजनीतिकरण करना, उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का अगर काम है तो कांग्रेस लगातार ऐसे कामों में लिप्त दिखाई देती है, हम देख रहे हैं। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस मामले को एक छात्र के भविष्य तक से खिलवाड़ करने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस जांच, लोकेशन और मेडिकल रिपोर्ट में भी कथित घटना की पुष्टि नहीं हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।